हाँ, इसमें हम लोग भारतीय संविधान में पार्ट 4 में भाग 4, जिसे आप क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों एक साथ होता है। यानी आप जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं भाग 4 में, जिसका प्रावधान कहाँ अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक किया गया। निर्देशक तत्व कहाँ है, इनका प्रावधान 36 to 51 है ना, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ये अगर देखा जाए तो इनका सोर्स क्या है, ये सब लिए कहाँ से गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। लेकिन एक खास बात है, किसका इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, भारत शासन अधिनियम, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत पर लाया गया अंतिम क्या है, अधिनियम है, जो हमारे ऊपर शासन थोपा गया था, है ना, उसे थोपा गया ही कहा जाता है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो क्या है अनुदेश प्रपत्र है, वही वास्तव में क्या है, मूल अधिकार है। नहीं भाई, मूल अधिकार नहीं, क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। यानी जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अनुदेश प्रपत्र है, उसी क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि उसी का प्रभाव सर्वाधिक है। इसका आपसे अगर ऑप्शन में दे दिया फिर एग्जाम में कि अनुदेश प्रपत्र क्या है, तो अनुदेश प्रपत्र कहाँ से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में है, और उसी को कॉपी करके रख दिया गया है। यानी कि को थोड़ा बहुत चेंजिंग है। कह सकते हैं कि निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से जरूर लिए गए हैं, लेकिन इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र का है। एक खास बात और, इसको संविधान में रखा ही क्यों गया है, निर्देशक तत्व क्यों रखे गए हैं, क्योंकि भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं और राज्य को कर्तव्य अधिरोपित नहीं किया गया था। उद्देश्य क्या था संविधान सभा का कि क्यों ना उनके ऊपर क्या कर दिया जाए, एक कर्तव्य ऐसा अधिरोपित किया जाए कि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो। जो भी योजनाएं कौन बनाए, राज्य बनाए, उन योजनाओं में इन निर्देशक तत्वों का क्या रखे, ध्यान रखे, बस यही उसका उद्देश्य है। और जबकि ये जो 36 से 51 के प्रावधान है, किसी भी बात को, किसी भी प्रावधान के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी कि अपवाद योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य संविधान में रखने का सीधा सीधा है क्या, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और कुछ भी नहीं है। क्या, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। आप नोट्स के लिए आप लोग मत परेशान होइए, खाली सुनिए, नोट भेज दूंगा, बना लीजिएगा, ठीक है। कोई 2-3 पेज का है भेजूंगा, वैसे जैसे बना होगा मेरे पास वैसे आप सेम बना लीजिएगा। हाँ, घबराइए नहीं, कुछ लिखूंगा तो बनाते रहिएगा, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, तो एक बात ये भी है कि क्योंकि इसे रखने का ये भी एक रीजन है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और लोगों का कल्याण करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई योजना ला रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, कोई अधिनियम बना रहे हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसे ध्यान में रखना होगा। किसी जो प्रावधान कहाँ शुरू होगा, 38 से लेकर 39 से लेकर के कहाँ तक, 51 तक को ध्यान देना पड़ेगा। यानी भले ही यह अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि क्या, आर्टिकल 37 कहता है कि जो क्या है नीति निर्देशक तत्व हैं, यह क्या है, वाद योग्य नहीं है। ये बात कह दिया जाता है ना कि वाद योग्य नहीं है, ये 37 में कह दिया गया। और कहा जाता है क्या, यह न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जाएगा, यही तो बात की गई है। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप देखिएगा, आपकी बुक में है, नीचे लिखा, उसको हाईलाइट आप कर सकते हैं, जहाँ क्या लिखा है कि इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इन्हें वैधानिक शक्ति बिल्कुल नहीं प्राप्त है ना। इसके बाद आप देखते हैं क्या, निर्देशक तत्व देश के शासन में क्या स्थान रखते हैं। इनका बस इतना स्थान है कि ये जब कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाते समय राज्य क्या करता है, इस बात का पूरी तरह क्या रखता है, ध्यान रखता है। जो कोई पॉलिसी बनाता है, कोई नीति बनाता है, तो इस बात को ध्यान देता है क्या कि हमें क्या कर्तव्य आरोपित किए गए हैं राज्य के ऊपर, उनको बनाते समय ध्यान देता है। इसीलिए देखते हैं आप, जो अनुच्छेद 36 है वह राज्य की परिभाषा दी गई, कहा गया है ये राज्य जो परिभाषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी, जिनकी बात की गई है, तो सीधे कहा गया है क्या
कि ये जो भी पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी को बनाते समय उन्हें किसका ध्यान रखना पड़ेगा, इन निर्देशक तत्वों को ध्यान रखते हुए ही वो पॉलिसी को बनाएंगे और उन्हें अप्लाई करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। केटी शाह ने इसीलिए कहा है क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो क्या हैं, एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार ही भुनाए जाएंगे, बैंक की सुविधा अनुसार, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका प्रावधान कहाँ 36 से 51 में किया गया है। एक बात आप अच्छे समझिएगा कि यह जब राज्य समर्थ होगा तभी होगा कुछ भी, यानी राज्य समर्थ होगा तभी इन निर्देशक तत्वों की पूर्ति करेगा या योजनाओं में इनकी महत्ता को रखेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। इसका एक सटीक एग्जाम्पल है आर्टिकल 40 मूलतः संविधान में था और कहा गया था कि राज्य सक्षम हो तो ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ग्राम पंचायत संविधान लागू कब हुआ 1950 में, जबकि आप देखते हैं ना क्या, जबकि ग्राम पंचायत गठन कब हो रहा है 1993। आप समझ सकते हैं, यानी जब राज्य समर्थ होगा तभी करेगा, इसीलिए इसे वाद योग्य नहीं बनाया गया है, नहीं तो डेली राज्य के ऊपर मुकदमे होते रहेंगे, उपचार लोग मांगेंगे और उपचार मांगने में क्या होगा, किसे परेशानी होगी, किसी राज्य की परेशानी हो जाएगी, वो और काम अपना कर नहीं सकता है। तो जो आपका आर्टिकल 38, अब आते हैं, शायद हम यहीं पहुंचे थे क्या, हाँ 38, आर्टिकल 38 में वो कौन कौन सी बातें हैं यही आपको जानना है। 38 का सब क्लाज 1 है ना, आर्टिकल 38 का सब क्लाज 1 क्या कहता है, कहता है कि राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे। क्या करे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ये पूछा भी जाता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, समझिए यही उद्देश्य मेन इसका रखने का, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे और क्या करना है उसे, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करना है उसे जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, है ना। एक ऐसे समाज की स्थापना करे जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। ये बातें कहाँ हैं, 38 सब क्लाज 1 है ना। अब आप देखेंगे किसे, आर्टिकल 38 सब क्लाज 2, इसमें कहा जाता है क्या, जो राज्य का क्या दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि वह समाज में व्याप्त असमानता, क्या करना है उसे, व्याप्त असमानता को कम करने का प्रयास करे, व्याप्त असमानता को कम करने का प्रयास करे, ठीक, जिससे क्या हो जाए, लोक कल्याण की वृद्धि हो और प्लस क्या हो जाए, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो जाए। यही तो 38 है, तो यानी लोक कल्याण ही सर्वोच्च है। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, 38। इसका एक निष्कर्ष क्या निकला, लोक कल्याण ही सर्वोच्च, ऐसे लिख लो इसको, 38 है। आपको ही बता दें जो 38 का सब क्लास 2 है बेटा, यह मूलतः संविधान में नहीं था, यानी क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है, ऐसे लिख देना यहाँ, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में जोड़ दिया, इतनी बात है। इसमें कुछ बचेगा, बचा तो देखो जरा, बताओ हमें। यानी सीधी सी बात है, असमानता दूर होगी, प्रतिष्ठा अवसर सबको मिलेगा, बस ये जानिएगा। असमानता विद्यमान होगी तो प्रतिष्ठा और अवसर नहीं मिलेगा, असमानता नहीं होनी चाहिए। और समाज में असमानता अभी भी है, सरकार इतनी कोशिश कर डाल रही, संविधान इतनी कोशिश कर डाल रहा है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या करोगे।
अब हम किसे देखते हैं, आर्टिकल 39A। 39A में क्या है, पुरुष स्त्री या जो सभी नागरिक हैं उनकी जीविका का पर्याप्त साधन, बस इतना आपको लिखना होगा। क्या, पुरुष स्त्री और किसे, सभी नागरिकों को क्या, नागरिकों के जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का दायित्व किस पर है, राज्य पर है। समझ गए आप? यानी 39 से कैसा है, सीधी बात कि पुरुष स्त्री या सभी नागरिक जो है हमारे यहाँ, उनकी जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कौन करवाएगा, राज्य। और उपलब्ध कराना आप जोड़ लीजिएगा खुद से, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं क्या, 39 का सब क्लास ये हो गया। इसी का आप बी देखिएगा। बी कहता है क्या, कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, समान हो। सीधी बात, क्या, भौतिक संसाधनों का क्या, स्वामित्व, नियंत्रण क्या हो, समान हो। ये भी जिम्मेदारी किसकी, राज्य की, कि ऐसा सुनिश्चित करे। ऐसा ना हो सभी एसी किसके पास हो, बस कुछ ही लोगों के पास सारी सुविधा रह जाए, बाकी लोग पास ना रह जाए। उसके बाद सी क्या है, धन या उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण ना हो। सी, धन या जो उत्पादित वस्तु हैं, उत्पादन का संकेंद्रण ना हो। मतलब कि एक ही जगह ऐसा ना हो जाए कि धन कहीं एक ही जगह रह जाए और जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो कि कहाँ रह जाएं, एक ही जगह पे जाके रुक जाएं, जिससे कालाबाजारी शुरू हो जाए और उत्पादन का वितरण अगर नहीं हो पाएगा तो फिर उत्पादन की वस्तुएं आर्थिक न्याय कहाँ सुनिश्चित होगा। उत्पादित वस्तुओं का क्या होना, वितरण होना चाहिए, वो लोगों तो उसे पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो असमानता होगी। तो यही कह रहा है कौन, 39C कह रहा है। 39D क्या है, पुरुष स्त्री का समान कार्य का समान वेतन। क्या है, डी। 39D किसे, पुरुष स्त्री दोनों का क्या, समान कार्य समान वेतन। बस यही जानिएगा। लोग कहते हैं ऐसा क्यों भाई, स्त्री पुरुष को कहें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, वो तो आराम भी कर लेते बीच बीच में। तो आगे बात में करूंगा इस पर, क्योंकि सुकुमार हैं वो, उन्हें बीच में रिलैक्स दिया जाता है। अब प्रसूति अवकाश पुरुष तो ले नहीं सकता है, स्त्रियां ही ले सकती है ना। उसमें जैसे बात आ जाती है कि भाई समान कार्य समान वेतन, तो भाई हाँ और क्या भाई, महिलाएं को ही अवकाश मिलता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लीव कहते हैं उसे भाई, सीसीएल। हाँ 2 लीव है, एक आने से पहले एक आने के बाद। नहीं समझे आप, एक बार बच्चा जब मतलब उसके लिए, हाँ आने पर, उसके बाद जनन के बाद का देखभाल करने के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं। पुलिस विभाग में लंबी छुट्टी है, लेकिन पुरुष को वहाँ प्रसूति अवकाश नहीं है, महिलाओं के लिए है खाली पुलिस विभाग में। तो सब लोग कहते हैं हाँ भाई, कहते समान कार्य समान वेतन। तो समान कार्य समान वेतन का मतलब वो दिया जाएगा, क्योंकि वो हमने कहा सुकुमार है, इस बात का ध्यान दिया। सुकुमार का मतलब कोमल है, ये सैलरी मिलेगी, मजा ही मजा है। 13 महीने सीसीएल लीव पे जाने के बाद पुलिस विभाग का पूरा वेतन, बच्चा घूम रहा मॉल में, मम्मी भी घूम रही मॉल में, वेतन आ रहा पर मंथ, पूरा फुल पेमेंट। हाँ नहीं, प्राइमरी मास्टर जो होते हैं आधे लोग क्या करते हैं, सूटर बुनते हैं। महिलाएं वो कहाँ पढ़ाती हैं, बस वो कम से कम पढ़ाती। पूछो रामचरितमानस किसने लिखा, बिहार में बहुत सारे टीचर हुए हैं, रामचरितमानस के लेखक उनके अनुसार जानते कौन, वाल्मीकि जी हैं। हाँ, और गीता अगर लिखने की बात हो कहेंगे गीता किसने लिखा है, मनुस्मृति ने लिखा। अरे मनु की बात करेंगे। ज्यादा अगर उनसे कहो महाभारत किसने लिखा है तो कहेंगे राजा परीक्षित ने लिखा है। क्या करोगे, ऐसे बताते बिहार वाले। पूछा जाए कि बिहार किसी प्राइमरी से आप पूछे कि ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है,
नीतीश कुमार। राष्ट्रपति कौन है? मोदी। हमारा जो है ना यूपी में कभी किसी प्राइमरी जहाँ पे कुछ ऐसे विद्यालय वहाँ बात करेंगे जब आप, तो अगर पूछेंगे तो कहेंगे योगी जी को कहेंगे कि उस देश के क्या है, पीएम है, और मोदी जी को राष्ट्रपति बना देते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो 39 देख लीजिए, 39 में है कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, देखो सारा मामला वहीं जाके रुका हुआ है और बहुत विवाद है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दिए कि विवाद ना करिएगा। पुरुष स्त्री और जो कर्मकार हैं उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति, स्वास्थ्य एवं शक्ति। अब उनसे आप किसी स्त्री से आप कोई ऐसा सामान नहीं उठवा सकते भारी, पुरुष उठा सकता है कि महिला नहीं। पुरुष को आप 3 सेट के में बैठा के ऑफिस वर्क करवा सकते हैं कूलर लगा करके, लेकिन किसी महिला को 3 सेट में बैठा करके और कूलर के सामने बिठा के अगर काम करवाएंगे तो उसकी पूरी की स्किन एक लेयर उतर जाएगी, जो काली थी गोरी हो जाएगी। रीजन क्यों भाई? इतनी गर्मी, तापमान उच्च रहेगा, वहां उसे एसी चाहिए, 3 सेट में नहीं बैठे। सुकुमार है, मैंने कहा ना, उसके स्वास्थ्य का बेहद ध्यान दीजिए। और कहीं मान लीजिए महिला क्या है, मतलब किस अवस्था में, गर्भावस्था में है, तो वहां भी ऐसी स्थिति हो, आपको ऑफिस वर्क में स्वास्थ्य उसके सुकुमारता का पूरा ध्यान देना होगा। अगर किसी बच्चे का पालन पोषण कर रही तो और सुकुमार है। वैसे ही महिलाएं संविधान के अनुसार बड़ी सुकुमार हैं, और उसे होती नहीं सुकुमार, ये बात कहने के लिए खाली है। बालकों के सुकुमार अवस्था का भी ध्यान दिया जाएगा। ये राज्य क्या करता है भाई? पॉलिसी बनाओगे, इस बात को ध्यान रखो, ये सब करता है राज्य हमारा, समझ गए आप? तो ये 39 से 39 बी, 39 सी, 39 डी, 39 ई। अब आप कहाँ जाएंगे? एक आर्टिकल 39 एफ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है ना? यह भी लिख लीजिए। एफ में क्या कहता है कि बालकों को, बालक जानते हैं गेदहरा, फैजाबाद की भाषा में गेदहरा ना, हाँ। और बिहार में लड़िका, बिहार में लड़िका कहते हैं, लड़का नहीं लड़िका कहते हैं, हाँ। पश्चिम में जाओगे तो लौंडा कहेंगे, छोरा कहेंगे, पश्चिम, हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ। और क्या? तो बालकों को क्या मिलना चाहिए? स्वतंत्र, गरिमामय, स्वतंत्र गरिमामय वातावरण, है ना? यही तो बात है, हाँ। बालकों को स्वतंत्र, भाई देखिए को यहाँ बालकों को ऐसे लिखिएगा, स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर मिले, स्वस्थ विकास का अवसर दिया जाए। और क्या बात? शोषण उनका ना हो, शोषण ना हो और उनका परित्याग भी ना हो, ध्यान रखिएगा, परित्याग भी ना हो, ये बात है। बालकों के लिए है, ये राज्य का कर्तव्य है, तो इसलिए ऐसे पॉलिसी बनाए जाते हैं। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसे मिलता है क्या? पैसा सरकार की तरफ से, कि नहीं मिलता है? तो अभी जो हम बात कर रहे थे आपसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पहला पार्ट था, यानी कि आर्टिकल 38 से लेकर के 39F तक जो बातें की गई हैं वो सारी किसमें आती हैं? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आर्थिक न्याय से है। किससे? आर्थिक न्याय से। 38 एंड 39F तक के जो हैं आर्टिकल्स क्या हैं? ये बात करते हैं आर्थिक न्याय की। अब हम बात किसकी करने वाले हैं? सामाजिक कल्याण की, यानी सामाजिक सुरक्षा से जो संबद्ध होते हैं उन पे आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपका सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध निर्देशक तत्व हैं, जैसे इसके पहले आपने किसे देखा था? जो आर्थिक न्याय से संबद्ध हैं। अब आप सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे। इसमें जब आप देखते हैं किसे, सबसे पहले क्या है?
आर्टिकल 41 है यहाँ, क्या है 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि सभी नागरिकों को, किसे, सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार, सभी नागरिकों को योग्यतानुसार, यानी योग्यता के अनुसार रोजगार, और क्या, शिक्षा, शिक्षा शिक्षा और साथ ही में क्या, बुढ़ापा यानी वृद्ध जो होता है हो जाते हैं, बेकारी, बेकारी और क्या बेटा, बीमारी, असमर्थता की दशा में, असमर्थता की दशा में राज्य सहायता करेगा, राज्य सहायता करेगा। अरे भाई समर्थ होगा तो राज्य करेगा, नहीं सोचो कि राज्य समर्थ नहीं कर देगा, नहीं करेगा भाई, क्योंकि उसके पास रहेगा तब करेगा राज्य, अन्यथा नहीं करेगा, नहीं तो आप जाके केस कर देंगे, क्योंकि यह केस नहीं कर सकते हो। मैंने आपसे पहले कहा दिया कि यहाँ केस ये वाद योग्य नहीं है तो केस नहीं कर पाओगे, नहीं आप जाके कहो हम अब तो केस से कर देंगे ना, ये नहीं हो पाएगा। किसमें, हाँ के अनुसार अगर राज्य के पास जो आर्थिक साधन उपलब्ध हैं, 41 सीधी बात यही करता है कि राज्य के पास जो भी आर्थिक साधन उपलब्ध हैं उनके अनुसार विकास की सीमाओं के भीतर जो डेवलपमेंट कर रहा है उसके अंदर रहते हुए वो क्या करता है कि सभी नागरिकों की योग्यता के अनुसार क्या रोजगार और शिक्षा पा सकें, और बेकारी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बीमारी हो, अगर वो असमर्थता की अवस्था में है तो उनकी सार्वजनिक सहायता करता है। तो उसमें अगर आप देखिए ना तो इसमें एग्जाम्पल एक आ जाता है मनरेगा का, आप जानते होंगे मनरेगा के बारे में, मनरेगा जानते हैं ना, हाँ वह नरेगा मनरेगा जो हो गया था उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो 41 में ये बातें थी। जैसे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी चलाया गया था, कब, 15 अगस्त 1995 को, है ना। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनाएं है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं हमारी सरकार क्यों चलाती है कि बेकारी, बुढ़ापा, असमर्थता, रोजगार नहीं, शिक्षा, स्कॉलरशिप भी इसी में दी जाती है आपको कि आप पढ़ सके, है ना। ये सारा कार्यक्रम यहीं पर चलाया जाता है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 41 है क्या। अब बात कर लीजिए किसका, इसी के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संबद्ध होते हुए अगला आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल 42। 42 क्या कहता है, सीधी बात करता है क्या कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, और स्त्री को क्या दिया जाएगा, प्रसूति सहायता। अभी मैं चर्चा इस पर कर रहा था कि पुरुष प्रसूति सहायता नहीं है, स्त्री प्रसूति सहायता है। पहले मैंने इसमें बता दिया था आपको कि आप कोई कंफ्यूजन में मत जाइएगा, नहीं तो। राज्य की जिम्मेदारी क्या है, राज्य क्या करेगा, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत मनोचित दशा, है ना। और क्या करेगा, प्रसूति सहायता, और स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, यही बात है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इसके बाद आप कहाँ चले जाएंगे, 43 में, हो गया नोट डाउन। आर्टिकल 43 में क्या है, राज्य विधान या संगठन द्वारा क्या करेगा, राज्य विधान या संगठन
द्वारा क्या करने वाला है? द्वारा कृषि उद्योग, कृषि या जो भी उद्योग हैं, उद्योग या कर्मकारों को, कर्मकार जानते हैं जो मजदूरी करते हैं, कर्मकारों को क्या निर्वाह मजदूरी, ऐसे सर्किल में कर दीजिएगा इसे, निर्वाह मजदूरी और क्या अच्छा जीवन स्तर, अच्छा जीवन स्तर और क्या अवकाश का, अवकाश समझते बेटा, छुट्टी है ना, अवकाश का संपूर्ण उपभोग का अवसर देगा, संपूर्ण उपभोग का अवसर देगा। कुटीर उद्योग और सहकारी उद्योग को बढ़ावा देगा, यानी सीधी बात क्या, कुटीर आवलिक सहकारी उद्योगों को बढ़ावा। ये जितनी बातें हम किए हैं अभी आपसे ना, ये टू द पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये 43 क्या कहता है? कहता है राज्य विधान या संगठन द्वारा क्या करेगा, कृषि उद्योगों या कर्मकार, जो कृषि उद्योगों, कृषि या उद्योगों में लगे हुए कर्मकार है ना, उनको निर्वाह मजदूरी मिले, उनका जीवन स्तर उच्च रहे और उन्हें अवकाश का संपूर्ण अवसर मिले, यानी अवकाश में भी ऐसा ना कोई छुट्टी नहीं मिल रही बेचारों को और काम करके के मर जा रहे हैं, तो यानी अवसर मिलना चाहिए, क्या अवकाश का संपूर्ण अवसर मिले, उसका उपभोग कर सकें, इन्हें की डेली बुला के काम करवाते रहिए। ये क्या 43। अब ये क्या करता है, राज्य कैसे कानून बनाएगा, और बनाया भी है, ये मत सोचिएगा। महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश दिया जाता है ना, वो इसी के अधीन है। यहाँ भी ये बात है कि जो दिया जाता है कि हाँ 6 सप्ताह 12 सप्ताह का उनको जो छुट्टियाँ मिलती हैं, अवकाश दिए जाते हैं, वैसे यहीं से दिए जाते हैं, ठीक है। ऑन करो। आर्टिकल 43 ये भी सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध है। यह जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया कि राज्य उद्योग में लगे क्या करेगा, राज्य उद्योग में लगे, उद्योग में लगे कर्मकारों के प्रवेश के लिए विधान बनाएगा, कर्मकारों के प्रवेश के लिए विधान, मतलब जानते क्या है, कानून विधान बनाएगा, बस यही बात है, इतनी सी बात है। एक आर्टिकल और इससे कनेक्ट होगा, आर्टिकल 43B। कनेक्ट होगा, ये जानते कब जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों का आपको ऐच्छिक गठन करने का अधिकार मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सहकारी समितियों का क्या ऐच्छिक गठन, ऐच्छिक गठन भाई है ना, गठन और स्वायत्त कार्य संपादन भी करेगा कौन, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां और क्या करेंगी, स्वायत्त कार्य संपादन भी कर सकती है वो। और तीसरी बात क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक नियंत्रण का अवसर देगा, राज्य, राज्य की जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक नियंत्रण का अवसर। अब आप समझिएगा बात को। 43B में सहकारी समितियां हैं, जो कि 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान जोड़ा गया। इसमें क्या, सहकारी समितियों राज्य का एक दायित्व बनता है कि क्या करेगा, सहकारी समितियों का ऐच्छिक गठन, मतलब गठन का मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार गठन करें, जिनको करना चाहते हैं लोग, उन्हें स्वायत्त कार्य करने का भी अधिकार मिलेगा, वो स्वायत्त पूर्ण तरीके से कार्य कर सकते हैं
और लोकतांत्रिक नियंत्रण को उन्हें अवसर मिलेगा। उसमें जो लोग काम करते हैं उनके लिए वो सहकारी समितियों जिनको रखे हैं जो काम करेंगे उनके लिए नियम बना सकते हैं। ये पूरी तरह कैसा होगा, पब्लिक डेमोक्रेटिक तरह चलता रहेगा, कोई उसमें रोक टोक नहीं रहेगा। इतनी बातें हो गई। ये सारी बातें किसकी थी? सामाजिक शब्दबद्ध थी। कितने आर्टिकल थे बेटा इसमें? अभी 47 ही वह क्या आपका इसमें? हाँ अभी 45 भी इसमें। हाँ अभी तो हाँ ठीक है। अनुच्छेद 45 जिसके बारे में आप जानते हैं, इसमें पहले क्या था? 44 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 44 यहाँ नहीं आएगी। सामाजिक सुरक्षा संबद्ध में आर्टिकल 45, क्योंकि हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट बांट करके अध्ययन कर रहे हैं ना। अलग अलग की सवाल, एक सवाल है बन जाता है कि कौन सामाजिक से संबंधित है, कौन आर्थिक से संबंधित है ना, तो आपको समस्या आ सकती है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो सामाजिक सुरक्षा संबद्ध जो अनुच्छेद कौन सा आ रहा है? 44 आगे आपको मिलेगा अभी 45। वहाँ कहा जाता है कि राज्य 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। एक सीधी लाइन, क्या? राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगा। शिक्षा देगा, समझे आप? और ये जानते कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002। अब आपको बता दें, इसके पहले जानते यहाँ क्या था? इसके पहले यहाँ 6 से 14 वर्ष था ना, कितना था? इसके पहले अगर बात किया जाए 86 के पहले, यहाँ 6 से 14 वर्ष था। और जानते हैं आर्टिकल 21A बनाया गया, इसी संशोधन के बाद जोड़ा गया, जहाँ क्या कर दिया गया है? 6 से 14 वर्ष कर दिया गया है। 6 से 14 जो बात की गई है वो कहाँ पहुँच गया है अब इस समय? वो पहुँच गया है आपके आर्टिकल 21 में, शिक्षा के अधिकार में। और यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं? और 21 में 45 और 21 में क्या अंतर है? 45 में 21 वर्ष तक के बालकों को, और 21 में क्या है? 21A में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अंतर जानिएगा, कई बार सवाल पूछा फिर एग्जाम में, फंसा देगा। हाँ बोलिए। देखिए आर्टिकल 45 में राज्य को यह दायित्व दिया गया कि वह 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगा। 14 वर्ष तक के। पहले 86वें संविधान संशोधन के पहले इसी आर्टिकल में क्या लिखा था कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होंगे ना उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अब उसे क्या बना दिया गया? 6 से 14 वर्ष तक का समय कहाँ लेके दे दिया? एक मूल अधिकार बना दिया। क्यों? जिससे उसे लागू करवा सके। चूंकि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य हैं। यानी 6 से 14 वर्ष तक का जो मूल अधिकार रखा गया, कहाँ? आर्टिकल 21A, उसमें जो शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और यहाँ क्या कह रहा है? राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगा। यानी कि आंगनबाड़ी भी यही है, समझे आप? आंगनबाड़ी यही, अगर उसके पास होगा, हाँ, अगर उसके पास क्या है, क्योंकि निदेशक तत्व जो है वो राज्य के समर्थता पर निर्भर करते हैं। अगर राज्य समर्थ है तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 से 14 निःशुल्क अनिवार्य है, मूल अधिकार है। अगर नहीं देता है राज्य तो आप वाद कर सकते हैं, और यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि निदेशक तत्व में जो शिक्षा और निःशुल्क कर दिया गया, अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क है, वो 14 वर्ष तक की है, और यहाँ 6 से 14 है। जब ये प्रीम पूछता है तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं लोग कि उड़ा देता है, वो एक सवाल लेके गायब हो जाता है। मेरी बात शायद आप समझ गए हों, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ मेरी बातें आ गई होंगी। अगला आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 इसमें क्या कहता है? SC ST दुर्बल, SC ST और कौन? समाज का दुर्बल व्यक्ति भाई। जो दुर्बल लोग हैं उनकी शिक्षा अर्थ संबंधी हित और उनका जो है शोषण ना हो, उनका सामाजिक उत्थान हो, उसके राज्य प्रयास करेगा। ऐसे लिख दो, सामाजिक उत्थान का प्रयास करेगा। समझ गए आप? ये बात है 46।
अब कौन है 47? आर्टिकल 47 में क्या है? राज्य का एक दायित्व होता है ना। वो कोई ऐसी प्लान कर सकता है, कोई विधान बना सकता है। कैसे कि राज्य में कि लोगों का क्या, किसका, जो लोग रह रहे हैं, जो नागरिक हैं इस देश के, उनका जीवन स्तर और उनका स्वास्थ्य सुधार हो, मतलब जीवन स्तर ऊंचा हो। और जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम, जैसे आयुष्मान कार्ड क्यों आया है, एक सटीक एग्जाम्पल ले सकते हैं। पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड योजना। जिनके पास है 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवाते हैं, ये बात ध्यान रखिए, है ना। 5 लाख है ना उसकी लिमिट। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन है, पीएम आयुष्मान योजना। अब आप सोचिए, इसी के तहत है। यानी लोगों का जीवन स्तर उच्च कब होगा? जब उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ तो मस्तिष्क स्वस्थ, है ना। यही तो देश स्वस्थ हमारा। तो पीएम मोदी इसी ने क्या कर दिया, उन्होंने आयुष्मान योजना इसी को ध्यान रख के आया है कि जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारा जाए। और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध संबंधी कानून भी राज्य का बनाने का दायित्व होता है। यानी यहाँ तक आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसके बाद नीचे आप और लिख के क्या लिख देंगे, मादक पदार्थों प्रतिबंध संबंधी विधान भी बनाएगा कौन? राज्य। की मादक पदार्थ ना कहाँ सप्लाई हो, कहाँ नशीले पदार्थ सप्लाई ना होने पाए, कहाँ पर? हमारे देश में। क्योंकि यह जीवन स्तर को ऊपर नहीं होने देंगे और स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। पिएंगे 70 का और खर्च करेंगे 1000 का, नहीं समझे। जब लीवर सिरोसिस होता है तो 1000 खर्च करते हैं और शाम को जुटे रहेंगे 35 और 70 पर, समझ सकते हैं। तो ही मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत सारे राज्यों में शराब या नशेबंदी की पूर्णता क्या रोक लगा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, राज्य अपनी क्षमता के अनुसार ये करता रहता है। अब हम किसे देखने वाले हैं? समाज कल्याण से संबद्ध सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध एक अनुच्छेद और है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल 39A। 39 यहाँ आता है, आर्टिकल 39A, जिसमें क्या लिखा गया है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले भी। निःशुल्क विधिक सहायता, यानी अगर आपके पास किसी मुकदमे को लड़ने के लिए वकील रखने का पैसा नहीं है तो आपको पैसा कौन देगा? राज्य कर्तव्य है कि जिम्मेदारी उठाएगा, आपके मुकदमे की पैरवी करने के लिए आपको एक वकील मुहैया करवाएगा अपने खर्च पर। ये किसका कर्तव्य बन जाता है? राज्य का। यही एक स्लोगन क्या है? न्याय चला निर्धन से मिलने। यानी क्या? निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड कॉन्सेप्ट कहाँ है? आर्टिकल 39A में है। कंफ्यूजन मत जाइएगा, वो 39A और ये 39 अंतर है। वो 39 का सब क्लाज है और ये 39 कैपिटल में, ध्यान रखिएगा। ये संशोधन के द्वारा आया होगा, ये संशोधन द्वारा आया है। हाँ, तो यानी कब जोड़ा गया बेटा 39A? 42 अमेंडमेंट 1976। बस फिर समाज कल्याण, राज्य के निर्देशित तत्वों में समाज कल्याण से संबद्ध कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? आर्टिकल 40, इसमें 40 आता है, जिसमें कहा गया है क्या? ग्राम पंचायतों का गठन राज्य यदि समर्थ हो तब ऐसा करेगा। और यही कारण है कि 1957 बलवंत राय मेहता समिति बनने के बाद भी, बहुत सारी समितियों के बनने के बाद भी ग्राम पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान में कब आया है? 73वें संविधान संशोधन कब? 1993 द्वारा संशोधन किया गया और जोड़ा क्या गया है? शेड्यूल 11 जोड़ा गया, अनुसूची 11 आई और उसके बाद आर्टिकल 243 से इनका प्रावधान कर दिया गया। और साथ ही जो शेड्यूल 11 है, इसमें 29 विषय रखे गए ग्राम पंचायतों से संबंधित, है ना। यानी ग्राम पंचायतों का गठन करने का अधिकार कहाँ था? ग्राम पंचायतों गठन करने का कर्तव्य कहेंगे, अधिकार नहीं कहेंगे। यह निर्देश कहाँ दिया गया था? अनुच्छेद 40 में। किसे दिया गया था? राज्यों को दिया गया था। तो राज्य, जब राज्य सक्षम होगा तभी गठन करेगा। हमने कहा था यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी, क्योंकि आज से जब पूछा जाता है कि
ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ है? तो आपके पास जानते हैं ग्राम पंचायत का उल्लेख पार्ट 4 भी ऑप्शन में हो सकता है, आर्टिकल 40 भी हो सकता है ऑप्शन में, एक सवाल यहाँ। और कहाँ शेड्यूल 11 में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये पार्ट 9 का है हिस्सा, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्राम पंचायत की बात की गई ना, ग्राम पंचायत का गठन किया गया, ये जानते इसके लिए एक अलग से पार्ट भी संविधान में बना है, पार्ट 9, ध्यान रखिएगा इस बात को। यस, हाँ 9 है। तो यानी कि आपसे ऐसे सवाल निकाले जा सकते हैं। राज्य सक्षम इस पर विस्तृत चर्चा, हम लोग जब स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ेंगे, तो अब आपको भी हम बताएंगे कि ग्राम पंचायत का इतिहास भारत में क्या है, 73वें संविधान संशोधन तक पहुंचने तक क्या संघर्ष किया है किसने, इस स्थानीय लोकतंत्र का क्या संघर्ष है, उस पर चर्चा हम आप कहाँ करेंगे, स्थानीय स्वशासन जब आएगा, यानी क्या संविधान का भाग 9 जब पहुँचेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको तनाव इसके बारे में नहीं लेना है। 43B की बात मैं करूँ तो उसके पहले मैं आपको बता ही दिया हूँ, समाज कल्याण संबद्ध एक और आर्टिकल हो जाता है अनुच्छेद 43B। तो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, क्योंकि पहले इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ आपको, वहाँ से उसे आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना। उसमें है कि सहकारी समितियों का गठन करना, संचालन करना, लोकतांत्रिक नियंत्रण करना, व्यवसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देना, ऐसा राज्य के कर्तव्य है ना। ये बातें हम पहले कर चुके हैं आपसे। तो सीधे हम कहाँ चलते हैं, आर्टिकल 44। आर्टिकल जो आपका 44 है, क्या समान नागरिक संहिता, यानी क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं है, कुछ राज्यों में लागू किया, जैसे गोवा एक ऐसा राज्य भारत का जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया, और उत्तराखंड ने भी लागू किया अपने स्टेट में। तो समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि अगर ये आता है तो सभी लोग समान हो जाएंगे, और धर्म जैसी चीज़ रह नहीं जाएगी। इस राष्ट्र का अपना एक धर्म होगा और सब लोग समान हो जाएंगे। अभी तक लाया नहीं गया है, कुछ राज्यों में लाया गया, बस इतना जानिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। फिर आप ये देखेंगे आर्टिकल, इसका बस इतना याद रखना कि समान नागरिक संहिता कहाँ है, तो बता दो 44 में है। तो उसके बाद आर्टिकल क्या है बेटा, एक आर्टिकल और यहाँ होगा, 48 आएगा। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। 48 में क्या है, कृषि एवं क्या, पशुपालन। पशुपालन को बढ़ावा देगा कौन, राज्य, ध्यान रखिएगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। क्यों, क्या करेगा, राज्य कृषि पशुपालन को बढ़ावा देगा। तो इसमें क्या बनाएगा, बहुत सारी पॉलिसीज बनाएगा, ये सब काम उसे करना है, ठीक। 48 के बाद एक आर्टिकल क्या है, 48A। आर्टिकल क्या, 48A, जिसमें जानते हैं क्या कहा गया है, या एक संशोधन जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसी के द्वारा जोड़ा गया है। ये आप ऐसे लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। 48A में क्या बातें की गई हैं, पर्यावरण संरक्षण है, क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। उसके बाद क्या है, संवर्धन है, पर्यावरण संवर्धन, ध्यान रखिएगा। 2 बात शब्द इसके आपको याद करना पड़ेगा, वन, वन्य जीव संरक्षण, वन भी है, और क्या है, वन्य जीव संरक्षण भी है। और आपको हम बता दें ये मौलिक कर्तव्य भी है, ये मत सोचिएगा। हाँ, आपको अनुच्छेद जो है 51A में मिलेगा, इसके बारे में आपसे बात की जाएगी। इसके बाद आप किसे देखते हैं, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है, स्मारक और ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण किया जाना, बस इतनी बात है। यानी जो हमारे यहाँ राज्य का कर्तव्य होता है क्या, कि वह क्या करेगा, स्मारक और किसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें क्या करेगा, संरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा, समझिए आप। और यही क्या है, आर्टिकल 50 भी है, हाँ यहीं पर है। समाज कल्याण से संबद्ध एक आर्टिकल और है 50, जबकि 51 समाज कल्याण संबद्ध नहीं है। भारतीय संविधान में एक अकेला ऐसा अनुच्छेद है 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात की जाती है।
भारतीय संविधान में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात करता हो। अकेला आर्टिकल है 51 जो इस शब्द का प्रयोग करता है। पहले हम किसे देखते हैं, आर्टिकल 50 को देखते हैं, जो कि समाज कल्याण संबद्ध है। समाज कल्याण संबद्ध होने वाला अंतिम आर्टिकल है ये। इसमें कहा जाता है कि राज्य लोक सेवकों में कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास रखेगा। यानी कि राज्य का यह दायित्व होता है कि वह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अलगाव की बात करे, या कह सकते हैं कि पृथकता के सिद्धांत का अनुपालन करे, यानी दोनों को कभी एक साथ ना होने दे। अगर मान लेते हैं कि दोनों लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथकता ना हो तो जानते हैं न्याय संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि न्याय संगत कार्य नहीं भी हो रहे हैं तब पर भी क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो यानी कि जो उद्देश्य है मूल अधिकारों का, जो उद्देश्य नीति तत्वों का, वो पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में क्या करेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखेगा। आप देखते हैं कि जिले का डीएम कहा जाता है कि प्रथम है ना, प्रथम व्यक्ति है आपके जनपद का, लेकिन वही न्यायपालिका में जो डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों आमने सामने होते हैं तो कभी भी डिस्ट्रिक्ट जज उसे सलूट नहीं मारता है। किसे? डीएम को सलूट नहीं मारता है, क्योंकि न्यायपालिका अलग है अपने आप में। क्या है वो? स्वयं में एक जिला है, एक राज्य की जैसा है। ये स्वयं उसे क्या, कार्यपालिका से उसे अलग रखा गया है। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका में कोई वास्ता नहीं है। हाँ, उसके द्वारा जो कार्य संचालन किया जाता है उनमें त्रुटियां होती है तो उनकी व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। काम इतना सा है, ठीक समझ गए होंगे। अब समाज कल्याण संबद्ध निदेशक का समाप्त हुए। एक आर्टिकल इसमें है कौन, 51। मैंने कहा कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया। 51A 51A में बात किया जाए, या समझिएगा 51A वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं जो 82वें संविधान संशोधन क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया, जिसे मौलिक कर्तव्य आप कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस आर्टिकल 51 में 4 खंड हैं। उन खंडों में जो पहला खंड है क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करने का। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो समझौता होता है, संधि होती है किसी देश के साथ हमारी, तो हमारा दायित्व, राज्य का दायित्व बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बना के रखे हो, है ना, सभी देशों के साथ। दूसरी बात है राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी किसको कर्तव्य है? राज्य कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्र क्या, अमेरिका, रूस, चीन हो, पाकिस्तान हो, सभी के मध्य ये आरोपित किया गया। किसके ऊपर कर्तव्य है? ये राज्य के ऊपर एक कर्तव्य है या निर्देश दिया गया उसे, क्या कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखेंगे। ये नहीं जाके युद्ध करना शुरू कर दोगे तुरंत, ऐसे नहीं करोगे। राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाओगे। जो भी आपके पड़ोसी देश हो या ऐसे भी देश हैं जिनसे आपका संधि हो जाए, कोई समझौता हो जाए। जैसे देखिए, लोगों के व्यवहार में क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुपालन होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है उसका सम्मान करना। अगर आपने किसी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लिया, कोई संधि कर लिया, कोई क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार आपको सबको सम्मान देना होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको क्या करना होगा, यानी कि अनुच्छेद 51 इस देश को क्या बनाता है, वैश्विक बना देता है। यानी आपका संबंध क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको काम करना होगा। लोगों के मध्य शांति सुरक्षा बना के रखो, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बना के रखो। लोगों के व्यवहार में देखो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार सब कुछ करो। या अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशन, बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं हमारे यहाँ, इन्वायरमेंट भी होते रहते हैं, आतंकवाद संबंधी बहुत कन्वेंशन हुए हैं, तो आप उनका अनुपालन करने का आपका दायित्व, ऐसा कहा गया है। कहाँ? अनुच्छेद 51 में। अब 51C तक बात हो। डी में जो लिखा गया 51D में क्या, अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो जाए तो विवादों का निपटारा आप कैसे करेंगे? इमीडिएटर के माध्यम से। इमीडिएटर किसे कहते हैं? मध्यस्थता, यानी सुलह समझौता करेंगे आप, है ना। मध्यस्थता के माध्यम से क्या करेंगे? उसका निपटारा करेंगे। यानी आप क्या करेंगे? समझौता कर, जो आपका सुलह समझौता करके आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद होता है तो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध नहीं करेंगे, समझे आप। यानी हमारे लिए युद्ध की बात पहले नहीं की गई है। पहले 51 एक विशाल का अनुच्छेद है, ये कम नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि आर्टिकल जो आपका 51 है यह अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द जैसी बात कहाँ है? 51 में है। और मध्यस्थता जैसी बात कहाँ है? 51 में है। पूरे 395 आर्टिकल में से कहीं और ये बात नहीं है, ये बात समझिएगा। इस तरह आपने किसे देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 36 से लेकर 51 तक के जो होता है ना, एक यात्रा
और मैं कहूँगा एक बहुत समराइज जर्नी रही हम लोगों की इसमें, है ना। बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की गई, लेकिन किसी सवाल को छोड़ा नहीं गया है ना। इसे आप आत्मसात करिए, नोट डाउन करिए, कई बार इसको देखेंगे तो आपके जेहन में सारी बातें बैठ जाएंगी और आपके एग्ज़ाम में आपको बेहद मदद करेंगी, क्योंकि आपके प्री एग्ज़ाम में एक सवाल आता ही आता है, चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की बात करिए, वनडे एग्ज़ाम की बात करिए आप, चाहे आपका खंड शिक्षक, जितने एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी जितने एग्ज़ाम को आयोजित कर रहा है, हर एग्ज़ाम में लगभग एक सवाल यहाँ से आ ही जाते हैं। आप ज़रूर इसको देखिए, अच्छे लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।